नमस्ते दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि चाइना के शाओलिन मॉन्क एक हाथ से नमस्ते क्यों करते हैं? क्या इसका और भारत के नमस्ते का कोई रिलेशन है? चाइना में कुंफू की जड़ें कहां से है? इन सारे सवालों का जवाब और ऐसी ही कुछ रहस्यमयी बातें जो आपको किसी भी किताब ने नहीं बताई होगी, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। इसीलिए वीडियो को अंत तक देखिए। जो दुनिया भर में अपनी रफ्तार और फुर्ती के लिए प्रसिद्ध है, वो अपनी ट्रेनिंग इस तरीके से करते हैं जिसमें वो अपने मन और शरीर को इस तरीके से डेवलप करते हैं कि वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी और इम्पॉसिबल टास्क अचीव कर पाए। वो जब एक बार कुंफू की ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं तो अपना पूरा जीवन अपने गुरु और कुंफू की डिसिप्लिन को समर्पित करते हैं, मेकिंग देम द मोस्ट डिसिप्लिन एंड पावरफुल मॉन्क्स इन द वर्ल्ड। आज दुनिया भर में प्रसिद्ध शाओलिन कुंफू का ओरिजिन कहाँ से हुआ? उतना ही नहीं, कराटे, ताइक्वांडो, कुंफू, इन सारे मार्शल आर्ट्स का ओरिजिन कहाँ से हुआ? इनका ओरिजिन दुनिया के सबसे पुराने मार्शल आर्ट फॉर्म कलरीपयट्टू से हुआ, जो कि भारत में था। कलरी का मतलब होता है रणभूमि। कलरी, द आर्ट ऑफ बैटलफील्ड। इसका ओरिजिन प्राचीन कहानियों में पाया जाता है। एक कहानी ऐसी है कि परशुराम, जो विष्णु के छठे अवतार थे, उन्होंने अपनी कुल्हाड़ी अरब सागर में फेंकी और तभी जन्म हुआ अनमोल भूमि केरला का। इस केरला की भूमि को प्रोटेक्ट करने के लिए परशुराम ने अपने 21 शिष्यों को कलरी की ट्रेनिंग दी और इसके लिए उन्होंने 64 गुरुकुल भी स्थापित किए। तभी से कलरी साउथ इंडिया में बहुत ज्यादा प्रचलित हुआ। परशुराम कलरी के जनक कहे जाते हैं। वो अकेले ही सेनाओं का संहार करते। उनकी कलरी की तकनीक में अस्त्रों का इस्तेमाल होता। आज भारत में जितने भी कलरी के स्कूल्स हैं, वो परशुराम की कलरी को फॉलो करते हैं, जिसमें वेपन्स का यूज होता है। उसके सदियों बाद अगस्त्य मुनि, जो सप्तऋषियों में से एक थे, उन्होंने कलरी की प्रणाली को विकसित किया। अगस्त्य मुनि का एम था कि भारतवर्ष में प्रत्येक मनुष्य को वो आध्यात्मिकता से छुए, इसीलिए उन्होंने एंडलेसली ट्रैवल किया। पर दोस्तों, पहले जमाने में ट्रैवल आज के जैसा नहीं था, जहां हम 1-2 घंटे में पहुंच पाए। पहले घने जंगलों में महीनों तक ट्रैवल करना पड़ता, जहां जंगली जानवरों का जोखिम हमेशा बना रहता। इसीलिए अगस्त्य मुनि ने कलरी की टेक्निक को इस तरह डेवलप किया कि वो बिना किसी वेपन्स के जंगली जानवरों से लड़ सके और सुरक्षित रह पाए। उसके कई साल बाद अगस्त्य मुनि के कुछ डिसाइपल्स नॉर्थ में भी गए। वहां पर ना सिर्फ जंगली जानवर पर जंगली इंसानों का भी खतरा था। इसीलिए कलरी की टेक्निक इस तरह से इवॉल्व हुई जिससे कि जंगली इंसानों से भी लड़ा जा सकता है। पर कलरी की इस टेक्निक में वेपन्स का कुछ भी इस्तेमाल नहीं होता। उसके बाद सदियों तक कलरी की युद्ध नीति जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होती गई। बात है 5th सेंचुरी की, जब एक पल्लवा प्रिंस बोधिधर्मा, जो कलरी के महान योद्धा थे, उन्होंने अपना राज्य त्याग दिया और संन्यास ले लिया। उसके बाद वो अपने एक शिष्य के साथ नॉर्थ की ओर चल पड़े बुद्धा के टीचिंग्स का प्रचार करने के लिए। नॉर्थ में जाते जाते बोधिधर्मा और उनके डिसाइपल चाइना पहुंचे। चाइना में ये न्यूज़ हर तरफ फैल गई कि भारत से 2 आत्मज्ञानी आए हैं, जिसका एम्परर वू को बेसब्री से इंतजार था। एम्परर वू ऑफ लियांग। जैसा अशोका भारत में बुद्धिज्म के लिए कर रहे थे, वैसा ही एम्परर वू चाइना में बुद्धिज्म के लिए कर रहे थे। उन्होंने सैकड़ों मेडिटेशंस हॉल बिल्ड किए। उन्होंने सारे बुद्धिस्ट टेक्स्ट को चाइनीज में ट्रांसलेट किया। उन्होंने बुद्धा का मैसेज स्प्रेड करने के लिए जो उनसे बन सका वो उन्होंने किया। आज वो बहुत खुश थे कि भारत से बुद्धा के 2 डिसाइपल आ रहे हैं। इसीलिए उन्हें रिसीव करने के लिए एम्परर वू खुद सरहद पर गए। एम्परर वू जब बोधिधर्मा के स्वागत के लिए गए, तब वो बोधिधर्मा को देखकर निराश हुए। उन्होंने इमेजिन किया था कि एक आत्मज्ञानी यानी एक बहुत बड़ा इंसान जिसे सारी चीजों का ज्ञान हो, पर बोधिधर्मा तो महज एक 22 साल का लड़का था। इसे किस चीज का ज्ञान होगा? उनके मन में ये सवाल उत्पन्न हुआ। दूसरी ओर बोधिधर्मा भी इस आलीशान स्वागत को देखकर बहुत ज्यादा खुश नहीं हुए। वो 1000 किलोमीटर का सफर तय करके आए थे। उन्हें चाहिए थी शांति, पर बहुत सारे लोगों को एक साथ देखकर वो निराश हुए। एम्परर वू ने बोधिधर्मा से अपना पहला सवाल किया। वो था कि इस सृष्टि का स्रोत क्या है? तब बोधिधर्मा जोर जोर से हंसने लगे और एम्परर वू से कहा कि ये कैसा मूर्ख भरा प्रश्न है, इसका जवाब मेरे पास नहीं है। तब एम्परर वू को गुस्सा आया, पर उन्होंने गुस्सा शांत कर दिया और दूसरा सवाल पूछा। वो था कि मेरे अस्तित्व का सोर्स क्या है? तब बोधिधर्मा और जोर से हंसने लगे और उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास ऐसी मूर्खता भरे ही प्रश्न हैं, कोई और सवाल नहीं है? तब एम्परर वू गुस्से से लाल हो गए, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि ये मेरा आखिरी सवाल है। मैंने बुद्धा के मैसेज को स्प्रेड करने के लिए क्या कुछ नहीं किया। मैंने मेडिटेशंस हॉल बिल्ड किए, मैंने बुद्धिस्ट लोगों को पैट्रनेज दिया,
मैंने सारे बुद्धिस्ट टेक्स्ट को चाइनीज में ट्रांसलेट किया। मैंने इतने सारे अच्छे कर्म किए, क्या मुझे निब्बाना मिलेगा? इट मीन्स व्हेन विल आई गेट निर्वाणा और मुक्ति? तब बोधि धर्मा ने कहा कि निर्वाणा और तुम तो 7वें नरक में झुलसोगे। इस बात से एम्परर वू को बहुत ज्यादा गुस्सा आया, पर एम्परर वू बोधि धर्मा का हिडन मैसेज नहीं समझ पाए। बोधि धर्मा ये कहना चाहते थे कि जो इंसान अपने कर्म का अकाउंट रखता है और उसके बदले वो कुछ अच्छा चाहता है, उसका मन हमेशा नरक जैसा रहेगा। द पर्सन विल बी ऑलवेज अनहैप्पी। तब बोधि धर्मा ने उनके राज्य को छोड़ दिया और शाओलिन मंदिर के पास एक केव में जाकर बैठ गए। तब एम्परर वू के एक जनरल शैन ने उन्हें फॉलो किया और उनकी गुफा के बाहर उन्होंने वेट किया। बोधि धर्मा उस केव में 9 साल तक थे। जनरल शैन भी उनका 9 साल तक इंतजार कर रहे थे। जब बोधि धर्मा उस केव के बाहर आए, तब जनरल शैन ने कहा कि हे मास्टर, क्या आप मुझे अपना ज्ञान दोगे? क्या आप मुझे अपना डिसाइपल बनाओगे? तब बोधि धर्मा ने इनकार कर दिया। जनरल शैन ने बोधि धर्मा से दोबारा कहा कि मास्टर, आप मुझे अपना डिसाइपल बना लीजिए, मैं आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तब बोधि धर्मा ने कहा कि क्या तुम मेरी चारों ओर की बर्फ को लाल कर सकते हो? तब जनरल शैन ने एक भी सेकंड का विलंब न करते हुए अपना हाथ काट दिया और अपने खून से चारों ओर की जमीन को लाल कर दिया। तब बोधि धर्मा से रुका नहीं गया और उन्होंने जनरल शैन को अपना डिसाइपल बना लिया। तभी जनरल शैन ने बोधि धर्मा को नमस्ते किया। उनका एक हाथ नहीं था, इसीलिए तभी से 1 हैंड नमस्ते शाओलिन कुंफू में शुरू हुआ। तभी जनरल शैन ने बोधि धर्मा को एक हाथ से नमस्ते किया, क्योंकि उनका लेफ्ट हैंड कट चुका था। तभी से शुरुआत हुई शाओलिन कुंफू की, जिसमें आज भी शाओलिन की शुरुआत करने से पहले एक हाथ से नमस्ते किया जाता है। आज हमने हमारे शरीर को बस सर्वाइवल तक के ही लिमिट कर रखा है, पर कलरी एक ऐसा एडवांस्ड मैकेनिज्म है जिसमें ना सिर्फ डिफेंस और कॉम्बैट, पर बॉडी के ऐसे एनर्जी पॉइंट्स एक्टिवेट हो सकते हैं जो हमें हमारे आध्यात्मिकता के चरम पर ले जा सकते हैं। इसीलिए कलरी को मदर ऑफ ऑल मार्शल आर्ट्स भी कहते हैं। अगर वीडियो पसंद आए और इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।